A very good morning everyone. I am Soni Jha and I welcome all my students to Purnia Live Classes. So students, in today's class, we shall start one of the most important chapters in English grammar, which is subject verb agreement. बच्चों, आज के क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही बेसिक बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास विद एन एग्जाम्पल. इस चैप्टर को हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से स्टार्ट करते हैं. अगर मैं आपसे कहूँ वह पढ़ता हूँ, तो क्या ये सेंटेंस सुनने में सही लग रहा है? अगर हम कहें कि मैं जाता है, तो क्या ये सेंटेंस सुनने में करेक्ट लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये सेंटेंसेस हिंदी में हैं तो इसके एरर्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेकिन जब यही क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं तो बच्चे इसे डिफ़िकल्ट फील करते हैं. दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एरर्स. सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम इसी तरह के एरर्स देखेंगे कि इस तरह के एरर्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो बिफोर reading subject verb agreement, before discussing the rules of subject verb agreement, let us know what we mean by the word subject. Subject किसे कहते हैं? तो बच्चों, subject verb ये सब हमने अपने previous classes में बहुत बार डिस्कस किया है. फिर भी एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. What do we mean by the word subject? Subject किसे कहा जाता है? So you can see there is a definition on the board, but as I always say, आपको definition को learn नहीं करना है, आपको इसको समझना है. You have to understand this. What is subject? What do we mean by the word subject? So a subject in a sentence shows who or what is performing an action. किसी भी सेंटेंस में जो doer of the action होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बच्चों कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के फ्रेम नहीं किया जा सकता. हर सेंटेंस में एक वर्ब का होना ज़रूरी है. विदाउट वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट. तो अगर किसी सेंटेंस में क्रिया है, एक्शन है, वर्ब है, तो उस क्रिया को, उस एक्शन को करने वाला भी कोई होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. किसी एक्शन को, किसी क्रिया को, किसी काम को जो करने वाला होता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, उसी को हम डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी वी हैव 3 एग्जाम्पल्स हियर. सुमित इज माई बेस्ट फ्रेंड. सो सुमित इज माई बेस्ट फ्रेंड, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? पहले हम इंडिविजुअली सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे वर्ब्स किसे कहते हैं, फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो सुमित इज माई बेस्ट फ्रेंड. इन दिस सेंटेंस व्हाट इज योर सब्जेक्ट? इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इस सेंटेंस में बच्चों हम सुमित के बारे में बात कर रहे हैं. हु इज माई बेस्ट फ्रेंड? सुमित इज माई बेस्ट फ्रेंड. द फूड वॉज टेस्टी. सो इस सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में व्हाट इज आवर सब्जेक्ट? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सो इस सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट फूड. सो द फूड इज योर सब्जेक्ट. ही इज अ गुड मैन. सो हु is a good man. What is the subject in this sentence? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? So he. So students, in all these 3 sentences, your subject, now in this sentence your subject is Sumit. I'll write it here for you. इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सुमित है. सेकेंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट द फूड है. एंड इन द थर्ड सेंटेंस he is your subject. What is your subject? He is your subject. Let us discuss one more example. If I say I like pizza. I like pizza. मुझे पिज़्ज़ा पसंद है. तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम पिज़्ज़ा के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं. ये एक्शन, पिज़्ज़ा को पसंद करने का ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, ये एक्शन करने वाला कौन है? आई. सो वी आर टॉकिंग अबाउट आई हियर. आई इज आवर सब्जेक्ट. सो इन एनी सेंटेंस द डूअर ऑफ द एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में क्रिया को, काम को, एक्शन को जो करने वाला होता है, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? सब्जेक्ट कहा जाता है. आई होप इट्स क्लियर. आई होप सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये आप समझ चुके होंगे. नाउ विल मूव टू वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सेकेंड वर्ड है, सब्जेक्ट हमने देख लिया, अब हम देखेंगे हम वर्ब किसे कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये लाइव क्लासेस में वर्ब्स चैप्टर बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया गया है, फिर भी हम वर्ब्स को एक बार देख लेते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड वर्ब्स? वर्ब्स किसे कहते हैं? तो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. वर्ब्स का जो डेफिनेशन आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द स्टेट. सो द स्टेट ऑफ बीइंग. सो व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. नाउ इस चैप्टर में हम 2 तरह के वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. हम इस चैप्टर में मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. मेन वर्ब्स को प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहा जाता है. और हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, वर्ब्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू दीज 2 कैटेगरीज.
प्रिंसिपल वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. सो व्हाट डू वी मीन बाय मेन वर्ब्स? मेन वर्ब्स इसे कहते हैं तो हम पूरे दिन में बहुत सारे एक्शंस करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं. उन सभी कामों को, उन सभी क्रियाओं को, उन सभी एक्शंस को हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि आप सोते हो तो सोना, उठना, जागना, दौड़ना, खड़े होना, लिखना, पढ़ना, चलना, ये सब क्या है? ये सब एक्शंस हैं और यही क्या है? ये वर्ब्स हैं. ये सारे क्या हैं? मेन वर्ब्स हैं. मेन वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके 5 फॉर्म्स होते हैं. अपने प्रीवियस क्लास में मैंने वर्ब फॉर्म्स को डिस्कस किया था, V1, V2, V3, V4 एंड V5. तो बच्चों, जिन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेन वर्ब्स होते हैं. ये किसी एक्शन को दिखाते हैं. Here you have eat, sleep, dance, go. इसी तरह से talk, बातें करना. I'll write few more examples. Run, दौड़ना, walk, चलना, राइट, रीड, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? वर्ब्स के. और किस तरह के वर्ब्स के? मेन वर्ब्स के. नाउ विल सी व्हाट वी मीन बाय हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स किसे कहते हैं? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब्स ये क्या करते हैं? ये मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम टीचिंग इंग्लिश और आई टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में व्हाट इज आवर सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? टीच, पढ़ाने का काम हो रहा है. ये पढ़ाने का काम कर कौन रहा है? आई. हु इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन? आई. तो आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. और टीच हमारा हो गया वर्ब, मेन वर्ब. अगर मैं आपसे कहूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इन दिस सेंटेंस आई इज योर सब्जेक्ट, टीचिंग इज योर मेन वर्ब, एम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है. आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस सेंटेंस में बच्चों एम क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करना. फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस में दे आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग आपका मेन वर्ब हो गया और आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया. तो आर प्लेइंग की हेल्प कर रहा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देयर आर मेनी अदर हेल्पिंग वर्ब्स, बट इस चैप्टर में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज हेल्पिंग वर्ब्स एंड 2 more हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर, डू एंड डज. इस चैप्टर में हम डू और डज के बारे में भी पढ़ेंगे. सो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू एंड डज. नाउ डू और डज का यूज हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है. लेट्स सी इट वंस अगेन. डू किसे कहते हैं? डज किसे कहते हैं? तो डू और डज का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का यूज करते हैं. तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि मैम डू कब यूज करेंगे और डज कब यूज करेंगे? तो बच्चों, डू हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? डज यूज करते हैं. तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल डू और डज के साथ. नाउ he dash not play cricket. और एक और एग्जाम्पल देखते हैं. they dash not play cricket. We have used the same sentence with different subjects. So he dash not play cricket, they dash not play cricket. अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? डू यूज करना है, डू और डज. तो हम डू कहाँ यूज करेंगे? डज कहाँ यूज करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट ही जो प्रोनाउन है ये हमारा सब्जेक्ट है. सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, हम ही के साथ डज यूज करेंगे. हमने यहाँ डज क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. और ही किसे कहते हैं? एक लड़के को कहते हैं. ही इज अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर वन पर्सन, वन बॉय. सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है दे डैश नॉट प्ले क्रिकेट. नाउ व्हाट इज आवर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? दे इज आवर सब्जेक्ट. दे हमारा सब्जेक्ट है और दे प्लूरल सब्जेक्ट है. दे का मतलब होता है वे या वे सब. हम बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम डू लिखेंगे. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ डू एंड डज. डू यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट
सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं, प्लूरल वर्ब्स किसे कहते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, जैसा कि टाइटल से ही, इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं। सो लेट्स डिस्कस what we mean by singular verbs and plural verbs. Okay, यहाँ पे मैं दो words लिख रही हूँ. I'm writing two verbs here, play and plays. Play and plays. प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। अब इस सेंटेंस में हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है। प्ले इज अ वर्ब, ये हम जानते हैं, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। अब प्ले या प्लेस दोनों में से सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जब हम किसी वर्ड में एस, ई एस या IES को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ ट्री, ट्री क्या है, सिंगुलर है, ट्री का मतलब होता है पेड़, एक पेड़, तो ट्री हो गया सिंगुलर। और अगर इसमें हम एस ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रीज। अब हमने इसे क्या किया, हमने इसे प्लूरल बना दिया। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बॉय। सो बॉय इज सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होगा, BOYS, बॉयज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बेंच, और इसका प्लूरल क्या होगा, बेंचेस, BENCHES। इसमें हमने क्या किया, ES को ऐड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हमने उसी वर्ड में S, ES या IES को ऐड कर दिया। लेकिन ये होता है नाउन्स में, ये किस में होता है, नाउन्स में, संज्ञा में। संज्ञा में या नाउन्स में हम क्या करते हैं, जब हम किसी नाउन में S, ES या IES को ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता। दिस वॉज टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स। नाउन्स और वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है, हमने यहाँ पे देखा, किसी वर्ब में अगर S या ES हो तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब होगा। आप इसको एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, जो S वाले वर्ब्स होते हैं, जो S वाले वर्ब्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब्स हो गए, और जो विदाउट S वाले वर्ब्स होते हैं, अगर किसी वर्ब में S नहीं है तो वो क्या हो गया, वो प्लूरल वर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा है, प्लूरल वर्ब कौन सा है। तो प्लेस बच्चों हमारा हो गया सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब क्यों हुआ, क्योंकि इसमें S है, ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं, प्लूरल वर्ब्स किसे कहते हैं। अगर आपको इसके डिफरेंस के बारे में नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू राइट करेक्ट आंसर्स। तो बच्चों यहाँ पे प्ले क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। प्लूरल वर्ब ये कैसे हुआ, क्योंकि इसमें S या ES नहीं है। और प्लेस क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें S है। तो अगर किसी वर्ब में S है तो वो सिंगुलर है, अगर किसी वर्ब में S नहीं है तो वो प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ प्लेज, dances, all these are examples of verbs. Eats, comes, goes, ये सारे क्या हैं, verbs हैं। और ये किस तरह के verbs हैं, ये singular verbs हैं। ये क्या है, singular verbs हैं, singular verbs हैं। ये सारे fifth form of verb हैं। तो आपके जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं बच्चों, V5, आपका जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। आई होप इट्स क्लियर। सो प्लेज, डांसेस, ईट्स, कम्स, गोज, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर वर्ब्स। वाई, बिकॉज दे हैव एस इन देम एंड दे आर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब इन्हीं वर्ब्स को अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे एस हटा देना है। तो प्ले हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। यहाँ पे डांसेस है तो डांस हमारा प्लूरल वर्ब हो गया, ईट हमारा प्लूरल वर्ब हो गया, कम प्लूरल वर्ब हो गया, और गो प्लूरल वर्ब हो गया। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स। दीज आर प्लूरल वर्ब्स। आई होप इट्स क्लियर। सिंगुलर वर्ब्स में एस होते हैं, प्लूरल वर्ब्स में एस नहीं होते हैं। नाउ विल मूव टू द बेसिक रूल। यहाँ पे ये बेसिक रूल है बच्चों, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अभी तक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। सो बेसिक रूल क्या है, अगर किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। सो लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ही गोज,
नाउ यू हैव दिस सेंटेंस ही गोes। इस सेंटेंस में हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ये जाने का जो काम है ये कौन कर रहा है, ही। सो ही इज योर सब्जेक्ट। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है? ही किसी एक लड़के के बारे में, किसी एक पुरुष के बारे में यूज किया गया है यहाँ पे। So he goes, so he is your subject and it is singular, so we are going to use a singular verb। तो हम क्या करेंगे, एक singular verb यूज करेंगे, और singular verbs क्या होते हैं, उनमें s या es होता है। So he goes। Now in the next sentence they go। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, they हमारा सब्जेक्ट है। क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो they का मतलब क्या होता है, वे या वे सब। So क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। और मैंने आपको प्लूरल वर्ब के बारे में अभी बताया कि प्लूरल वर्ब में एस या ईएस नहीं होता है। जो हमारा प्लूरल वर्ब होता है बच्चों, वो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जो बेस वर्ब होता है, उसी को हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन इज माई ब्रदर। नाउ इन दिस सेंटेंस व्हाट इज योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा बच्चों कि मैं हर एग्जाम्पल में पहले अपना सब्जेक्ट ढूंढ रही हूँ और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना वर्ब देख रही हूँ। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब प्लूरल होगा। सो रोहन इज माई ब्रदर। तो रोहन के साथ, क्योंकि रोहन सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज यूज करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम है कहते हैं। तो इज जो है वो सिंगुलर है। लेट्स मूव टू द प्रीवियस स्लाइड वंस अगेन। यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं, इज को हिंदी में हम है कहते हैं तो इज सिंगुलर हो गया, इज सिंगुलर। एम को हूँ कहते हैं हिंदी में, तो एम क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब है। आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि आर का मतलब होता है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम आर का यूज करते हैं। वॉज का मतलब होता है था, तो वॉज क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। वर का मतलब होता है थे, तो थे क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। नेक्स्ट हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। और डू और डज के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया कि डू यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डू प्लूरल है, और डज हमारा सिंगुलर वर्ब है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ रोहन इज माई ब्रदर। तो क्योंकि रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। हम यहाँ रोहन के साथ आर या वर नहीं लिख सकते। सुमित एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो बच्चों हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्या हम सिर्फ सुमित के बारे में बात कर रहे हैं? नो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ सुमित एंड सोहन। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो हम इज यूज नहीं करेंगे। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सुमित एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वो एक ब्लैंक दे देंगे, डैश कर देंगे, और ऑप्शन में आपको दे देंगे इज स्लैश आर। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, सुमित एंड सोहन। हमारा सब्जेक्ट यहाँ सुमित एंड सोहन दोनों है, तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब को चूज करेंगे, और आर हमारा प्लूरल वर्ब है। सो वी आर गोइंग टू राइट सुमित एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक नोट है, एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं, जहाँ पे कोई रूल अप्लाई ना हो। तो आई और यू, अब यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस लिखते हैं, विच विल राइट टू सेंटेंसेस हियर। आई लाइक, ओके लेट मी चेंज, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स। नेक्स्ट इज यू डैश हैप्पी। नाउ इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स व्हाट इज योर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आई के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आई का मतलब होता है मैं, तो मैं क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। लेकिन आई और यू दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर हैं लेकिन ये प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। यू तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, यू सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल प्रोनाउन भी है। अगर मैं किसी एक को एड्रेस कर रही हूँ, आप में से किसी एक को एड्रेस कर रही हूँ, तो भी मैं इंग्लिश में यू ही बोलूँगी, और अगर मैं आप सबके बारे में बात कर रही हूँ तो भी मैं इंग्लिश में आपको यू कह के ही एड्रेस करूँगी। तो यू के साथ बच्चों हमेशा हमेशा, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि विदाउट एस वाला वर्ब यूज़ करते हैं। और आई सिंगुलर है तो भी आई के साथ हम हमेशा विदाउट एस वाला वर्ब विच मीन्स प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। आई के साथ हम
वॉज यूज कर सकते हैं, आई वॉज हैप्पी, या एम यूज कर सकते हैं, आई एम हैप्पी। यहाँ पे ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर है, लेकिन हम आई के साथ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आई के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। हम जब भी कोई मेन वर्ब लिखेंगे आई के साथ तो हम उसका प्लूरल वर्ब या प्लूरल फॉर्म ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेज क्रिकेट नहीं होगा। आई ईट फूड, आई ईट फूड होगा, आई ईट्स फूड नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर। आई सिंगुलर है तो भी ये प्लूरल वर्ब ही लेता है। नाउ लेट्स मूव टू the next rule. When two subjects are joined by and, the verb is plural. So students, जब दो subjects को and के साथ join कर दिया जाता है, जैसे कि हमने अपने previous slide पे देखा, previous example में देखा, सुमित and सोहन, तो जब दो subjects को and के साथ join कर दिया जाता है, combine कर दिया जाता है, तो हमारा verb plural होगा। क्यों होगा plural? क्योंकि हमारा subject यहाँ पे plural है। चलिए कुछ examples को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू लर्न द रूल्स, आपको रूल्स को लर्न नहीं करना, आपको एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स करेक्टली। सो रोहन एंड मीरा डैश कमिंग, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, रोहन एंड मीरा डैश कमिंग। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे रोहन और मीरा के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि रोहन एक सब्जेक्ट है, मीरा एक सब्जेक्ट है, और दोनों को एंड से ज्वाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी राहुल एक सब्जेक्ट है, सोहन एक सब्जेक्ट है, और इसे हमने ज्वाइन कर दिया है किसके साथ? एंड से। नाउ हियर यू एक सब्जेक्ट है, आई एक सब्जेक्ट है, और इसे एंड के साथ ज्वाइन कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं रूल को, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ ज्वाइन किया जाता है तो हमारा वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। क्यों होता है हमारा वर्ब प्लूरल? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होगा। सो रोहन एंड मीरा इज कमिंग होगा या आर कमिंग होगा? सो योर आंसर इज आर कमिंग। रोहन एंड मीरा आर कमिंग। नेक्स्ट इज राहुल एंड सोहन डैश क्रिकेट टुगेदर, दोनों एक साथ खेलते हैं। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। अब आपके एग्जाम में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, प्ले होगा या प्लेज। तो बच्चों प्ले क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें एस नहीं है। और प्लेज क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें एस है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न। सो राहुल एंड सोहन डैश क्रिकेट टुगेदर, तो क्या होगा? हम लिखेंगे प्ले क्रिकेट टुगेदर। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। यू एंड आई, हम यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, यू तुम और मैं, दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। हम यहाँ पे एम नहीं लिखेंगे, विल राइट यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। आई होप इट्स क्लियर। सो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट को एंड के साथ ज्वाइन किया जाता है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। Now let's move to the second rule. When two subjects are joined by and, but if they talk about the same thing, if the concept is the same, then the verb will be singular. अब यहाँ से इस रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। So this is one of the most important rules of subject verb agreement. इसको आपको अच्छे से समझना है। So let's see. राइस एंड दाल डैश अ होलसम फूड। तो बच्चों यहाँ पे मैंने राइस दाल का एग्जाम्पल या ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जो आपके क्लास 9 से लेके क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम्स में पूछा जाता है। बट आपके 12th के बाद जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, जैसे आप बैंकिंग का तैयारी अगर करें या फिर रेलवे का करें या कोई भी क्लरिकल एग्जाम आप देते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो राइस एंड दाल डैश अ होलसम फूड। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि मैम राइस अलग चीज़ है, दाल अलग चीज़ है, तो इसको हम सिंगुलर क्यों मानेंगे? तो बच्चों यहाँ पे राइस एंड दाल भले ही अलग है, लेकिन जब आप खाते हैं तो उसको आप एक साथ खाते हैं। यहाँ पे उसको हमने वन सिंगल डिश के रूप में बताया है। यू कैन सी द इमेज हियर, यहाँ पे हम राइस और दाल के बारे में अलग अलग बात नहीं कर रहे। हम राइस के बारे में अलग से या दाल के बारे में अलग से बात नहीं कर रहे हैं। वी हैव कंसिडर्ड बोथ दीज आइटम्स एज वन डिश। सो राइस एंड दाल इज अ होलसम फूड, यहाँ पे हम इज लिखेंगे। ब्रेड एंड बटर डैश अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है। अब आप बोलेंगे मैम ब्रेड तो अलग चीज़ है, बटर अलग चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर
अब इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, इसका क्या मतलब होता है हिंदी में, ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर, इस दुकान में या इस जगह पे ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम ब्रेड के बारे में और बटर के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। किसी शॉप में ब्रेड अलग से बेचा जाता है और बटर अलग से बेचा जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ आर लिखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में फ्यूचर में नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो आपको हमेशा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ही पूछेंगे। सो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेड और बटर के बारे में इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली बात कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेड एंड बटर को हम एक साथ खा रहे हैं। अब ब्रेड को अलग से बटर को अलग से तो नहीं खाएंगे, ब्रेड के साथ ही बटर खाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर क्या हो गया, ये एक डिश हो गया, ये एक ब्रेकफास्ट हो गया। सो इट्स अ गुड ब्रेकफास्ट। सो ब्रेड एंड बटर इज होगा। I hope it's clear. Rice and dal is a wholesome food. Bread and butter is a good breakfast. Next few examples are very important from your examination point of view. The poet and singer coming. The poet and the singer coming today. अब आपको क्या करना है, आपको ये दोनों examples को पढ़ना है। The poet and singer dash coming. इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी द पोएट है, यहाँ भी द पोएट है, यहाँ सिंगर है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, द सिंगर है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस हो गया, जब दो सब्जेक्ट्स के साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, जब दो सब्जेक्ट्स के साथ दो अलग अलग आर्टिकल्स यूज होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। नेक्स्ट इज, जब दो सब्जेक्ट्स के साथ एक ही आर्टिकल को यूज़ करते हैं या एक ही पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। अगर हम एक पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इट्स क्वाइट इजी, लेट्स सी हियर, द पोएट एंड सिंगर। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं द पोएट है, द सिंगर है। सो वी हैव टू सब्जेक्ट्स हियर, पोएट भी है, सिंगर भी है, लेकिन हम यहाँ पे दो अलग अलग लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम कहते हैं द पोएट एंड सिंगर, इट मीन्स द पोएट हु इज ऑल्सो अ सिंगर, वो पोएट जो सिंगर भी है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक ही है, हम एक ही आदमी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। हम लिखेंगे इज कमिंग। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये दोनों सब्जेक्ट के साथ दो अलग अलग आर्टिकल्स यूज हुए हैं तो इसका मतलब होता है कि पोएट एक अलग पर्सन है और सिंगर एक अलग पर्सन है। सो हियर आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल। सो द पोएट एंड द सिंगर आर कमिंग टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर डैश कम। अब आपके ऑप्शंस हैं हैज़ और हैव। अब इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। द प्रोड्यूसर, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर डैश कम। वी और ऑप्शंस आर द सेम। अब यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने देखा द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के साथ अपना अलग आर्टिकल है और डायरेक्टर के साथ अलग आर्टिकल है। तो इसका मतलब होता है कि ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों अलग अलग लोग हैं। अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ दो अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हों या फिर आर्टिकल्स हों तो इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ओके आई इरेज दिस। इस सेंटेंस में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो वही है लेकिन आर्टिकल हमने एक ही यूज़ किया है, तो इसका मतलब होता है वो प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर भी है। इस सेंटेंस में बच्चों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों एक ही आदमी है और क्योंकि एक ही आदमी है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन हियर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। दिस इज हैव और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। Where should I write it? I'll write it here. Have आपका आंसर है। I hope it's clear. अगर दो सब्जेक्ट के साथ दो अलग अलग आर्टिकल्स हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि हम दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दो सब्जेक्ट के साथ एक ही आर्टिकल हो या एक ही पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब होता है हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट इज सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस किसे कहते हैं? इनडेफिनिट को हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित। अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस किसे कहते हैं? तो चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो इस सेंटेंस में बच्चों समवन, डू आई नो हु दिस पर्सन इज, क्या मुझे पता है कि किसने मेरा पेन चोरी किया है? तो यहाँ पे जो ये प्रोनाउन है समवन,
ये अनिश्चित है, वी डू नॉट नो हु दिस पर्सन इज, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नाउ इन दिस सेंटेंस वी डू नॉट नो हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है हमें नहीं पता, तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, जैसे कि ईच है, एवरी है, एवरीवन है, समवन है, ईदर है, नीदर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के। अगर हमारा सब्जेक्ट ये होता है तो हमारा वर्ब क्या होगा, हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। सो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपका सेंटेंस ईच, एवरी, एवरीवन सिर्फ ईदर, सिर्फ नीदर से स्टार्ट हो तो आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। आपको आगे के वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने यहाँ पे देखा ईच, आपका सेंटेंस ईच से स्टार्ट हो रहा है, हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। ईच बॉय एंड गर्ल, अब यहाँ पे सोचेंगे मैम यहाँ पे बॉय भी है, गर्ल भी है, लेकिन मैंने आपको यहाँ क्या बताया, ईच से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जब मैं आपको कहती हूँ ईच बॉय हैज़ अ पेन या ईच बॉय वॉज गिवन अ पेन, इस सेंटेंस में हम सभी बॉयज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ग्रुप के हर एक लड़के के बारे में, एक टाइम में हम एक ही लड़के के बारे में, एक ही बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय हैज़ अ पेन, इसका मतलब हुआ कि इस ग्रुप के हर एक बॉय के पास पेन है, प्रत्येक बॉय के पास एक पेन है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय एट अ टाइम। सो ईच बॉय हैज़ अ पेन, ईच बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पे आपके पास बॉय एंड गर्ल दोनों है, लेकिन आपको याद रखना है बच्चों कि अगर आपका सेंटेंस इंडेफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, अगर आपका सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो नेक्स्ट है ईदर ऑफ द स्टेप्स, ईदर ऑफ द स्टेप्स। सो ईदर से स्टार्ट हो रहा है, ईदर ऑफ द स्टेप्स इज रॉन्ग या वॉज रॉन्ग हम यहाँ पे लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे कि समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, और यहाँ पे ईदर है, नीदर है, ईच है, एवरीवन है, अगर एवरीवन भी लिखा हुआ है तो भी हम उसको सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे और हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे कि बोथ। अगर मैं कहूँ बोथ, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसे है इंडेफिनिट प्रोनाउन? अगर मैं कहूँ बोथ, तो क्या मैं जानती हूँ कि मैं किन दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, लेकिन बोथ से हम इतना समझते हैं कि हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ देम आर रेडी, तो क्योंकि हम यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हमारा वर्ब क्या होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मैनी डैश, मैनी डैश कम टू द स्कूल, many dash come to the school. Suppose we are talking about students here. So many के साथ क्या यूज होगा? many एक plural verb है। many क्या है? plural verb, sorry it's not a verb. many एक plural subject है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे plural verb. So many have come to the school. We are talking about students here. many students have come to the school. अब यहाँ पे मैं दो examples और लिख रही हूँ। This may or may not come in your examination, but it's important to know them. So many students have come, यहाँ पे has और have आपका ऑप्शन है। और अगर मैं लिखूँ many a student dash come, same options. So students, see the difference here. many students, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? many students, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। प्लूरल वर्ब हैव है यहाँ पे। सो many students have come। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में many a student करके रहे, many और स्टूडेंट के बीच में many a हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। सो many a स्टूडेंट करके रहे तो आपको many को यहाँ नहीं देखना है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट को देखना है और हम लिखेंगे many a student has come। तो जब भी आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर many a करके रहे तो आपको याद रखना है कि आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर ही होगा। सो नाउ वी शैल डिस्कस द रिमेनिंग रूल्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।